बार जिस निफ्टी को देखते हैं किस ट्रजेक्ट्री में है, कुछ नुकसान जो था वो कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप देखिए सुबह से अगर आप देखें 59 अंक नीचे, करीब 35 अंक नीचे 8043 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो एक साइजेबल अगर आप देखिए रिकवरी आई है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आज मॉर्निंग 9:15 पर भी ऐसा हो। लेकिन कुछ और स्टॉक्स देखिए जिन्होंने बीते 2-3 दिन में हल्ला मचा रखा है। देखिए एक तो था एस्कॉर्ट्स ने 3 दिन से जो मूव दिया, फिर आप देखिए एक एक्साइड को सडनली ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया बाजार का, इसमें बाजार ने बहुत इंटरेस्ट शो किया। तीसरा स्टॉक था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। अब मैं थोड़ा सा सेक्टर से हट के अगर आप देखें कुछ मोमेंटम स्टॉक्स पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। और उसके बाद एक स्टॉक जिसने मोमेंटम जनरेट किया था लेकिन थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया, दैट वाज डीएलएफ। ये 4 एक स्टॉक्स की अगर आप देखें जो कड़ी थी वो बहुत मजबूत कड़ी थी, लोगों ने पैसा बनाया भी है। अभिजीत, इनमें से अभी पैसा बनाने लायक आपको लग क्या रहा है इस वक्त? एस्कॉर्ट स्पेशली 210 के स्तर पर जो क्लोज हुआ। वेल वीरेन, एस्कॉर्ट्स डेफिनेटली जो ब्रेकआउट था वॉल्यूम्स के साथ, दैट वाज वेरी एनकरेजिंग फॉर श्योर, बट एट करंट प्राइस इट डजंट मेक सेंस टू चेज इट। इसके जो इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म प्राइस स्ट्रक्चर है, दे हैव इम्प्रूव्ड। इसका मतलब है दैट वी कैन वॉच देम फॉर अ बाय ऑन अ डिप काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। इट डजंट मेक सेंस टू चेज, स्पेशली कीपिंग इन माइंड के हमारा वेयर वी स्टैंड राइट नाउ, द काइंड ऑफ मार्केट इन्वायरमेंट जो है वहाँ पे probably the market can become a little softer, so we might get these stocks at a slightly lower price. Amongst the rest of them, Exide definitely yes, एक stock है that has moved fairly well over the last few months. लेकिन the same thing for Exide close to 165-170 का जो रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है ये जो अपने को बाउंस बैक देखने को मिला है फ्रॉम द लोज ऑफ 117-118, दिस विल प्रोबेबली टायर आउट अ लिटिल बिट. What this rally from 117-18 to 165 has done कि इसका जो the price structure from a long term point of view has improved. मुझे लगता है close to that 170 level Exide will tire out a little bit. Makes sense that we keep them in our watch list, and जब probably prices थोड़े नीचे आते हैं and we can buy them at their supports. जी, बजाज फिनसर्व एक और स्टॉक रहेगा आज के सेशन में जो परफॉर्म कर सकता है। फ्राइडे को भी 3.5% से ज्यादा के गेन के साथ दिन के उच्चतम स्तरों पर यह स्टॉक क्लोज हुआ था 2077 के लेवल्स पर। आज खबरों में भी है कि बजाज फिनसर्व अपनी दोनों इंश्योरेंस यूनिट्स, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस और बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस, दोनों ही आर्म में अलियांज का जो स्टेक है उसको खरीद सकता है। हालांकि पहले खबरें ये थी कि जो अलियांज है वो अपना स्टेक 26% से बढ़ाकर 49% कर सकता है, लेकिन प्राइसिंग को लेकर, डील को लेकर बातचीत दोनों कंपनियों में नहीं बन पाई और अब खबर आई है कि बजाज फिनसर्व अलियांज का जो 26% स्टेक है उसको खरीद सकता है, दोनों ही अपनी इंश्योरेंस आर्म्स में, और 10,000 करोड़ में ये डील हो सकती है। इस तरह की ये खबरें हैं बजाज फिनसर्व को लेकर। हालांकि ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जो हमेशा से ही ज्यादातर एनालिस्ट लॉबी का फेवरेट रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी की लो एनपीए है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है और जो ग्रोथ है वो भी काफी स्ट्रांग रही है बीते कई क्वार्टर से। गौरांग, बजाज फिनसर्व पर आपके कमेंट्स क्या हैं? और अगर ये डील थ्रू आउट होती है 10,000 करोड़ में जो कंपनी अलियांज का स्टेक ले सकती है, इसे आप कैसा देखते हैं? दीपाली, पहले तो माफ़ी चाहूँगा क्योंकि जब NBFCs का हम जिक्र कर रहे थे तभी मैं ये दोनों नाम लेना भूल गया था। एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज है, और मुझे ये भी याद है कि जब HDFC और मैक्स की खबर आई थी तब मैं मेरे ख्याल से वीरेंद्र और मीर से बात कर रहा था आप ही के चैनल पर, और हमने ये भी जिक्र किया था कि एक कंसोलिडेशन का माहौल और बहुत M&As आने वाले समय में आप होते हुए दिखेंगे। हम पॉजिटिव हैं पूरे इंश्योरेंस सेक्टर पर, जो भी कंपनियां इससे जुड़ी हुई हैं उसको लेकर के, और ख़ास करके जो FDI का मुद्दा भी जो था वो खोला गया है सरकार के तरफ से इंश्योरेंस में, और हम मानते हैं कि आने वाले समय में जिससे इस तरह से कंसोलिडेशन होता जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ कुछ चुनिंदा कंपनी रह जाएगी, उससे एक चीज़ ये हो सकती है कि ये सब कंपनियां ये कोशिश करेगी कि आने वाले समय में पेनिट्रेशन जो काफ़ी निचले स्तर पर है वो बढ़ा जाए, क्योंकि अगर आप भारत की जनसंख्या देखें और जिन लोगों ने इंश्योरेंस किया गया है उसकी संख्या देखें प्रतिशत के हिसाब से तो वो बहुत कम है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट ये बात हुई भी है, ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स मानते भी हैं कि जो NBFCs हैं वो अपने रूरल पेनिट्रेशन को बढ़ाने पर फोकस कर रही हैं, और बैंकों की जिस तरह से लेंडिंग एबिलिटी थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट हुई है आफ्टर ग्रोइंग NPAs, उसके बाद NBFC पॉकेट पूरा ही बेनिफिशियरी रह सकता है। लेकिन अब बात करेंगे आज के ऑप्शन स्ट्रेटेजी की, 2 स्टॉक ऑप्शंस जिन पर आज आप दाव लगा सकते हैं। वीरेंद्र, कौन से 2 स्टॉक्स हो सकते हैं? जी देखिए, आज निर्मल बांग सिक्योरिटीज ने हमारे साथ 2 ऑप्शन स्ट्रेटेजी शेयर किए हैं। पहली है अपोलो टायर्स। जरा प्लीज एक बार चार्ट के लिए दिखाइए अपोलो टायर्स ने शुक्र को क्या किया। ये क्वार्टरली चार्ट है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर बिकवाली और संभव है, डाउनटर्न में है, कंप्लीट डाउनटर्न, और एक ऐसे समय में जब वीकनेस बढ़ रही है ऑटो स्पेस को लेकर बहुत वैसे ही अगर आप देखें सकारात्मक रुख नहीं आ रहे हैं।
यहाँ पर अभी जो डाउन साइड है वो और पॉसिबल है। 147.50 पे क्लोज हुआ, दैट मीन्स आपको एट द मनी पुट खरीदनी है। याद रखिए ये पुट आपको लगभग ₹2.25 ₹1.80 के आसपास मिल जाएगी, और ₹4 का लक्ष्य रखिए। 2-3 दिन सेशन है आपके पास, अगर आप देखें। याद रखिए ये सोम, मंगल और बुध की सुबह आपको काटनी है, क्योंकि उसके बाद आपके पास बहुत वक्त नहीं होगा। ₹4 का लक्ष्य है, और स्टॉप लॉस ना ही रखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ भी बिकवाली संभव है। और जून की 90 की पुट ये क्लोज हुआ 94-95 पे, स्लाइटली आउट ऑफ मनी पुट खरीदते हैं आपको, और करीब 75 पैसे में आपको ये मिल रही है। तो दाव लगाना है ना कि बराबर, रिस्क यहाँ पर लगभग ₹3 का लक्ष्य, और स्टॉप लॉस ना ही लगाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो आपकी अगर आप देखें ट्रेड स्क्वायर ऑफ कॉर्नर पे खर्चा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस खरीदने हैं, दोनों पुट ऑप्शंस हैं। एक है बैंक ऑफ इंडिया पे, एक निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ ने, दूसरा दाव लगाया अपोलो टायर्स पे। गौरांग, टायर स्पेस ये वाकई बुरे दौर से गुजर रहा है। अब देखिए एक ज़माने में 2012 में, 2013 में, 14 के मिड तक बाजार ने क्या रिस्पेक्ट दी इन स्टॉक्स को, लेकिन अब बिकॉज ऑफ रबर प्राइसेस अभी आप इससे दूर रहेंगे या फिर कोई इंटरेस्ट है आपका इसमें? देखिए वीरेंद्र, जब भी रबर के दाम ऊपर गए तो मार्जिन जो मुनाफा का होता है, या बिडा होता है, या फिर जो नेट प्रॉफिट होता है, उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जितने भी ऊपर के तरफ दायरे रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट को लेकर के होते हैं, वो ये सब कंपनियां एंड कंज्यूमर को पास ऑन कर देती हैं। तो एक छोटी मध्यम अवधि में हो सकता है, क्योंकि जैसे आप जिक्र कर रहे थे और जैसे हमने भी देखा है, काफ़ी ऊपर के दायरे हैं, गिरावट में फिर भी खरीदारी की राय होगी हमारी। और उस नज़रिए से जेके टायर, सीएट, अपोलो और सबसे बेहतरीन कंपनी है MRF, लंबी अवधि के नजरिए से हम यहाँ पर सकारात्मक रूप लेकर चल रहे हैं। जय ठक्कर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका व्यू भी ले लेते हैं। जय, गुड मॉर्निंग। आज इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, और कौन से वो स्टॉक्स है जो फ्राइडे के टर्मोइल के बाद आपने आइडेंटिफाई किए हैं खासतौर से इंट्राडे के लिए? हाय, गुड मॉर्निंग दीपाली। वेल दीपाली, जो हिसाब से कट देखने मिला था फ्राइडे को सारे ही ग्लोबल मार्केट्स में, और खास करके निफ्टी में भी जो हिसाब से गैप डाउन देखने मिला था, आई थिंक व्यू डेफिनेटली शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम अप टू डाउन। एक नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। दिस वीक इज वेरी क्रूशियल दीपाली, बिकॉज एक्सपायरी वीक है, और सेकेंडली हमें मंथली क्लोज भी मिलेगा चार्ट्स पर। मंथली क्लोज पर एज ऑफ नाउ तो एक नेगेटिव क्लोज नजर आ रहा है और 8160 के ऊपर निफ्टी क्रॉस करे और क्लोज करे तो ही एक मंथली पॉजिटिव क्लोज हो सकता है। तो आई थिंक जब तक 8160 के ऊपर अभी निफ्टी क्लोज नहीं होता, एटलीस्ट फॉर दिस सीरीज और मंथली बेसिस पर, आई थिंक तब तक व्यू नेगेटिव रहेगा, बिकॉज एक मंथली नेगेटिव आने के कारण पूरा व्यू शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम अप टू डाउन। एंड एज ऑफ नाउ तो इंडिकेटर्स देख के मुझे वही लग रहा है। तो आई थिंक ऑन द लोअर साइड अराउंड 7950 के लेवल्स फिर से रिविजिट हो सकते हैं जब तक 8160 के लेवल्स क्लियर नहीं होते और उसके ऊपर क्लोज नहीं होता। तो सेल ऑन राइज की मेरी एक स्ट्रेटेजी रहेगी। एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया है जो एक क्लियरली एक राइजिंग वेज पैटर्न में से ब्रेक डाउन देखने मिला है, जिसमें वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। मेरा ये मानना है ऊपर की तरफ 1340 1345 के आसपास बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जब तक वो क्लियर नहीं करता। आई थिंक ऑन द लोअर साइड 1240 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल्स पे मेरी एक सेल करने की सलाह रहेगी। अपोलो हॉस्पिटल पर आप देखें आपकी सेल कल की गिरा रहेगी 1306 के स्तर पर। याद रखिए ये ऑलमोस्ट मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी करीब करीब 6 महीने के अगर देखें जो बेस है उसको वॉलेट करने की तैयारी कर रहा है। चाहे बहुत संक्षेप में रखिएगा, विद इन द निफ्टी 51 स्टॉक्स आए ऊपर, इसमें से आप बाय कहाँ करेंगे? आई मीन एक हमने M&M की बात करी, एक PNB पे बात की, हमने एक SBI पे बात की। आपका एक बास्केट अगर आप देखें पूरा IT चंका हो गया, जो कि इससे काफ़ी प्रभावित हो रहा है ब्रेक्जिट इशू से। आपको कंफर्ट क्या दे रहा है? आई मीन नॉट एग्जैक्टली टेक्निकली, फंडामेंटली भी, दोनों कॉम्बिनेशंस के साथ निफ्टी 51 में। तो ये ओवरऑल ऑटो स्पेस में जहाँ तक आपने बताया कि M&M में थोड़ा एक स्ट्रेंथ देखने मिला था, तो M&M डेफिनेटली यहाँ पे एक बाई पोजीशन से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ऑन द लोअर साइड मेरा मानना है कि करीबन 1340-50 के आसपास बहुत ही एक अहम सपोर्ट बन चुका है अभी, एटलीस्ट फॉर द इंट्राडे बेसिस। मेरा ये मानना है कि जब तक 1350 के नीचे क्लोज नहीं करता, आई थिंक प्रीवियस हाइस को रीटेस्ट कर सकता है, जो पूरी एक रेंज रही है वीरेंद्र M&M की। आई थिंक 1440, 1450 के लेवल्स फिर से टेस्ट कर सकता है, विच हैज़ बीन दी अपर एंड ऑफ द रेंज। सो आई थिंक M&M में बाय कर सकते हैं, और गोइंग फॉरवर्ड हमें एक मंथली सेल्स नंबर भी इसके आते हुए नजर आएंगे, तो विच शुड बी पॉजिटिव फॉर द स्टॉक आई बिलीव। सेकेंडली और एक स्टॉक जो मुझे पसंद आता है वीरेंद्र, वो है बजाज ऑटो, टू व्हीलर स्पेस में। आई थिंक बजाज ऑटो में एक अच्छा ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला, फिर थोड़ी हल्की कंसोलिडेशन देखने मिली। वो कंसोलिडेशन में से फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखो तो एक अच्छा पॉजिटिव क्लोज बजाज ऑटो में भी देखने मिला है। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड एटलीस्ट इन दिस वीक एक्सपायरी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि 2750-60 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, जब तक हमें इसमें फिर से 2600 के नीचे क्लोजिंग नहीं देखने मिलती।